हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2024 को कर रहे हैं। उसी में ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य का ये भाग 3 है। जो भी दोस्त पहली बार नहीं आए हुए हैं, पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहाँ पे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए आपके प्री फैक्ट्स या फिर और भी पीडीएफ्स और फिर सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ जहाँ देख चुके हैं उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या नए नए चीज़ हुए, देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की। हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। हल्दी बोर्ड के मुख्य कार्य निम्न प्रकार के होंगे: स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जागरूकता और हल्दी खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। हल्दी निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। नए उत्पादों के अनुसंधान विकास को बढ़ावा देगा। मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों को नागरिकों के पारंपरिक ज्ञान का विकास करेगा। यानी कि वैल्यू एडेड मतलब कि अन्य उत्पाद, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित अन्य उत्पाद हो सकते हैं जो, या फिर आयुर्वेद में उत्पाद हो जाता है, कुछ वैल्यू एडेड उत्पादों में यूज हो सकेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि हल्दी बोर्ड की केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जरा हल्दी के बारे में देख लेते हैं। जीएस साइंस से अगर क्वेश्चन उठाता है तो हल्दी, इस न्यूज़ के कारण हल्दी से कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन उठा सकता है। तो हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है? जिंजीबेरेसी, ठीक है। परिवार का पुष्पी पादक है और सरक्यूमा लोंगा इसका वानस्पतिक नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है इसमें ये देख लेते हैं। ये एक सदाबहार और औषधीय गुण वाला पौधा है, ठीक है, जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें बायो एक्टिव यौगिक होते हैं, जैव सक्रिय यौगिक होते हैं। ये जैव सक्रिय यौगिक एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकरण एवं कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हल्दी में क्या क्या गुण होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर रोधी गुण इसमें पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन बनाता, क्वेश्चन बनाता है कि हल्दी के क्या क्या गुण हो सकते हैं, उसमें 2 या होता ना कि ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, 2 3 सही है, इस टाइप में पूछ सकता है। अन्य सारे गुणों के साथ जोड़ के कैंसर रोधी गुण होते हैं अथवा नहीं, ठीक है। भारत विश्व में हल्दी, टर्मरिक का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी एक फैक्ट अच्छा है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। मतलब तीनों चीज़ें ये खुद करता है, उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है और निर्यातक भी विश्व का सबसे बड़ा है ये। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 75% से अधिक है, ठीक है। अब भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन करता है। हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये मूलतः महिला आरक्षण विधेयक है, जिसका नाम किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। इसको देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कितने बार पेश हुआ है अब तक, मतलब कितनी बार पेश किया जा चुका है, और ये कौन सा टर्म था पेश करने का जिसमें ये एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा के कार्यकाल में सितंबर 1996 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 98 में प्रस्तुत किया गया। थर्ड टाइम किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के ही टाइम में 13वीं लोकसभा में 1999 में, ठीक है।
और ये 4th टाइम है जबकि 2008 में इसको विधेयक को संविधान संशोधन 108 के तहत मनमोहन सिंह कार्यकाल में पेश किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। यानी कि अच्छा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये ध्यान देने वाली बात है कि ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्यसभा में विधेयक पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई, इसलिए ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पे एक जीएस का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उठता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो देखा होगा आपने कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि कोई विधेयक लैप्स कर जाता है, समाप्त हो जाता है, या फिर वो जिंदा रहता है। मतलब कि अगर लोकसभा में पेश हो पहले तो क्या स्थितियां बनती हैं, अगर लोकसभा पास करके राज्यसभा में चला जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा विधेयक अगर लोकसभा भंग हो जाए, या फिर लोकसभा में पास करके राज्यसभा में पास करके लोकसभा में आए और लोकसभा भी भंग हो जाए, जहाँ जैसे कि ये परिस्थिति बनी हुई थी, तो क्या ये विधेयक लैप्स कर जाएगा। इस टाइप के 2-3 टर्म होते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावना है। ये जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये टॉपिक, ठीक है। अगर आरओ में नहीं पूछता है तो पीसीएस में मुझे लगता है अवश्य ही इसको पूछना चाहिए। तो विधेयक के देखिए यहाँ पे एक जीएस का पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, आप लोग ये होमवर्क में करिएगा, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। हालांकि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि करंट से जोड़ के कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट जीएस से बन सकते हैं, उसको मैं आपको एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के सामने रखूँगा। तो जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़े हैं, वहीं पे ये मैं शेयर करूँगा। अब ये 5th टाइम देखिए विधेयक आता है और ये पारित होता है 2023 में। इसको संविधान संशोधन 28वां 128 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के 2023 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। ये 20 सितंबर 23 को लोकसभा से, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित होता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको कब मिलती है? 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान संशोधन 106वें से ये जाना जाएगा। 128वें से ये प्रस्तुत हुआ था, लेकिन फाइनली जो एक्सेप्ट होता है उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा ये संशोधन माना जाए, तो 106 संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। इसमें उल्लेखनीय ये चीज़ है कि 18 से 21 तक इस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष सत्र स्पेशल सेशन का आह्वान किया गया था। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल सेशन किस टाइप का होता है, कैसे आवाहित किया जाता है, ठीक है, और इसका क्या मतलब ध्येय, ऐसा कुछ स्पेशल ध्येय तो नहीं होता, ध्येय के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसको एक बार पॉलिटी की नज़र से देख लीजिएगा कि क्या है। ओके, पास होने के बाद इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का औपचारिक रूप दिया गया, ठीक है। इसमें देखिए टोटल जो वोट पड़े थे 454 सदस्यों ने मतदान किया, 2 सदस्यों ने इसको विरोध किया। समर्थन में 454 पड़े थे और विरोध में 2 पड़े थे। 2 कौन थे? AIM के सदस्य थे दोनों, असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। इसमें राज्यसभा में ये जबकि विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट विधेयक क्योंकि इसके लिए बहुत स्पेशल पूरा किया गया था, विद स्पेशल सेशन बुलाया गया था, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जनरल विधेयकों से ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि विधेयक कई बार पास हो चुका है, प्लस साथ में महिला से जुड़ा हुआ है, महिला से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए ये विधेयक पूरा ये करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से है, हॉट लिस्ट में से है। और इसके साथ कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं। नए संसद भवन में पहला विधेयक था जो पास किया गया, ठीक है। इस विधेयक पारित होने के बाद विधायिकाओं में महिलाओं का न्यूनतम भागीदारी 33% हो जाएगी, ये सुनिश्चित होगी। इसके लिए ही लाया गया था
33% आरक्षण के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के कुल सीट का 1/3 सीट आरक्षित होगा। और इसमें ध्यान रखना होगा कि ये क्षैतिज आरक्षण भी इसमें लागू, मतलब कि अगर SC, SC, OBC का कोटा है तो उसमें भी महिला आरक्षण उसी हिसाब से लागू किया जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद में 239 AA संशोधित किया गया, जबकि 3 अनुच्छेद, ये भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, 330A, 332A, 334A को जोड़ा गया है। आर्टिकल 330A में लोकसभा में जो 1/3 सीटें देनी हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 1/3 सीटों के महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान आप लोग दीजिएगा कि ये जो विधेयक है वो सिर्फ लोअर हाउस के लिए है, ठीक है। इससे आप क्लियर हो जाएंगे, पूरी बात का मर्म मैं बता दे रहा हूं कि ये सिर्फ लोअर हाउस पे एक्ट करेगा। मतलब कि अगर केंद्र में देखें तो लोकसभा में आरक्षण देगा और राज्यों में देखें तो ये विधान सभाओं में आरक्षण देगा, विधानसभाओं में, और स्टेट जो यूटीज हैं उसमें भी विधानसभाओं में। यानी कि ये लोअर जो निचली सदन होती है उसमें आरक्षण की व्यवस्था करता है और ये क्षैतिज रूप से भी लागू होती है, ठीक है। इसका पूरा मर्म यही है। और आर्टिकल 330A और 332A इसके लिए मतलब कि ये उसके लिए इफेक्टिव है। 330A आ जाएगा लोकसभा के लिए, 332A आ जाएगा राज्य की विधानसभाओं के लिए, ठीक है। और 334A जो जोड़ा गया है, ये बात सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कैसे इसको ये कोटा दिया जाएगा। तो परिसीमन की व्यवस्था की गई है, जो अगला जनगणना होगा 2021 की गणना होनी है, इसके बाद ही इस चीज़ को परिसीमन होगा, उसके बाद ही इसको प्रभावी किया जाएगा उसी के आधार पर। अब ये एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इस समय जो परिसीमन GS का क्वेश्चन बड़ा बढ़िया यहाँ से उठता है, इसमें GS के बहुत सारे क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक में हमको लग रहा है GS के 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहले हो गया कि विधेयक को मैंने जैसे बताया कि कैसे पास होता है, व्यपगत होता है यानी कि लैप्स कर जाता है, इसका लैप्स होने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा महिला आरक्षण का और कहाँ प्रावधान है हमारे संविधान में, जैसे कि आप 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में देखते हैं कि पंचायतों में प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत है, इसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा फिर देखेंगे कि परिसीमन के क्या तरीका होता है, किस एक्ट से होता है, किस आर्टिकल से होता है और उसके क्या नियम कानून होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में हमारी जो लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं, इनका आवंटन का आधार जनगणना का कौन सा है, जनगणना वर्ष किसका आधार रखा गया है, ये देख लीजिएगा। 71 वाला 1971 है, मैं बोल दे रहा हूँ। और दूसरा इसके अलावा कि ये जो 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है, अभी ये इससे पहले 26 का ये जब परिसीमन हो जाएगा, 2021 का जनगणना हो जाएगा, परिसीमन होगा, तो 26 तक के लिए जो बढ़ाया गया है संविधान संशोधन करके, इसमें कौन सी जनगणना अगली आएगी, यानी कि 2011 वाली, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन गए हैं, बनेंगे आपके। अब इसमें से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन RO में पूछता है, कौन से क्वेश्चन आपके PCS में जाके पूछता है और कौन से क्वेश्चन UPSC में आते हैं। ये चीज़ें देखने वाली होंगी। मुझे लगता है इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पूरा अपना बता दिया है। बस ये आरक्षण अभी वर्तमान में जो है 15 वर्ष के लिए अवधि के लिए प्रदान किया गया, बाद में बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं आयुष्मान भव अभियान, ये क्या चीज़ है। सीधे आते पहले स्मरणीय तथ्यों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। ये क्यों बना है भाई अभियान,
यह भूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक गांव, शहर तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको कि आभा, जिसकी आईडी बनती है आभा आईडी निर्माण, और गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोगों, इसके अलावा तपेदिक यानी टीबी, सिकल रोग, सेल रोग की जांच प्रबंधन के संबंधित सेवाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रारंभ किया गया, उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया अभियान। ठीक है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा। अब आ जाते हैं, जरा हम लोग देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है आयुष्मान भव अभियान का। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। यह SDG गोल्स को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई थी। सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं, जिसमें क्या है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PM अभीम, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन PM-ABDM। ठीक है, ये 4 स्तंभ इसके हैं। इसको ध्यान रखिएगा, किस किस लिए लागू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सिफारिशों के तहत लाया गया था और SDG गोल्स को प्राप्त करने के लिए लाया गया था। और अब ये क्वेश्चन यहाँ से फिर GS से उठता है कि SDG गोल जो 17 हैं वो कौन कौन से हैं। लगभग हमको लग रहा है कि इधर बीच हर साल एक आध साल छोड़ के पूछा हुआ है, तो इसको 17 को आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि क्या क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसका एक ट्रिक तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अपने तरीके से याद करें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बनाया हुआ है मुझे लगता है मुझे पे काम करेगा, सब उसको समझ नहीं पाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से बनाते हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है। आरोग्य मंथन 2023। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को 2 प्रमुख योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना पड़ाव को प्राप्त किया है। क्या क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 5 वर्ष पूरा हो गया है, जबकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ है। ठीक है। उपयुक्त दोनों योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता का उत्सव मनाने एवं इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया था। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया विज्ञान भवन में। इस अवसर पर PMJAY ABDM के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के राज्यों को पुरस्कृत किया गया। इसमें पुरस्कार का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय और UT में पुडुचेरी। PMJAY के अंतर्गत आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड बनाने हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन के लिए सबसे बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड और UT में जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। यानी 2 देखिए अवार्ड दिए गए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे ज़्यादा उपचार कहाँ किया गया, तो केरल में सबसे ज़्यादा, आप लोग जानते हैं हेल्थ का सबसे अच्छा है, तो इसको गेस कर सकते हैं केरल है। ठीक है। पुदुचेरी UTs में है और मेघालय छोटे स्टेट में है। बड़े, फिर दूसरा देखें सबसे ज़्यादा आधार कार्ड कहाँ क्रिएट किया गया है, तो आधार कार्ड भी
आधार कार्ड जो है असम में क्रिएट किया गया है, और छोटे राज्य में नागालैंड है और जम्मू कश्मीर यूटी में है। इसमें एक और चीज़ ध्यान से दे सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं जो छोटे में दोनों हैं। ये एक जैसे कभी भूल जाते हैं, एग्जाम में आ भी जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो छोटे राज्य हैं जो इस अवार्ड को पाए हैं दोनों कैटेगरी में, वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य मेघालय और नागालैंड। मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा, खाद्य पशु का दर्जा क्या है कि ये एडिबल मतलब कि खाने के लिए, इसमें रोक नहीं लगाई जाएगी। अब पर्वतों के पशु, कैटल ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जंगली गौर का पालतू रूप है। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम की उष्ण वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। 2019 की गणना हुई थी, पशुधन गणना, उसमें 3.8 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या बताई गई है। अब देख लेते हैं क्या है इसका स्मरणीय तथ्य क्या है। फसाई, अब देखिए इसमें फसाई ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि क्या इसका फुल फॉर्म हो सकता है, कभी कभी पूछता है फुल फॉर्म, तो इन सब चीज़ों का आप लोग फुल फॉर्म में देखते रहिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई जो है फूड रेगुलेशन है कि खाद्य चीज़ों को देख रेख करता है कि स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रहे। तो फसाई ने क्या किया है, मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु, फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी है। ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने मिथुन दिवस के रूप में 1 सितंबर को मनाने की घोषणा की। मिथुन के मांस को वीसी कहा जाता है, वीसी नामकरण के रूप में घोषणा की गई है। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली, डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटाबेस में भी शामिल किया गया है। ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 1988 नागालैंड में की गई है। इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मिथुन की, और इसका जो रिसर्च सेंटर है वो नागालैंड में है, ठीक है। अब अगला है सांची भारत का पहला सौर शहर। यही देखिए इसका हेडिंग ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सांची भारत का पहला सौर शहर है। क्या है, सांची कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है, रायसेन जिले में स्थित है। एक छोटा सा नगर है सांची। ये क्यों फिर हिस्टोरिकल बहुत फेमस है, तो इसको देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक, जैसे स्तूप के लिए, स्तूप का निर्माण कौन कराया है यहाँ पे, ठीक है। स्तूप के स्थापत्य कला में जरा देख लीजिएगा स्तूप कैसे रहता है। ये सारी चीज़ों को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या निर्माण हुआ इसमें आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम चीज़ें मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सांची स्तूपों काश्मी अशोक स्तंभ, अशोक काल के जो स्थापत्य हैं एकाश्म पत्थर के लिए काफ़ी विख्यात है। वहाँ पत्थर का यूज जो होता था वो एकाश्म, जैसे कि अशोक स्तंभ बना हुआ है, वह स्तंभ पूरा एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से, एकाश्म का अर्थ होता है एक पत्थर से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये क्या कहते हैं स्थापत्य कला से पूछ सकता है। सांची स्तूपों, एकाश्मी अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों, स्थापत्य संपदा के कारण विख्यात है। सांची कई स्तूप स्थित हैं। सांची के स्तूप सबसे ज़्यादा प्रमुख माना है, द ग्रेट स्तूप इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी का गेट वोट कुछ पार्ट काट के लेके गए थे अंग्रेज, अपने यहाँ ब्रिटेन में रखे हुए हैं, उसका आगे का डिजाइन काट के। निर्माण इसका, इस महान स्तूप का निर्माण अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब तीसरी BC में, 300 BC के आसपास इसका करवाया था। वर्ष 1989 में सांची
स्थित बौद्ध स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया था। इस अवसर पर सांची को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर 2 लोगों से MOU पे साइन किया था। नगौरी, सांची के निकट नगौरी में 3 मेगावाट के क्षमता की सौर परियोजनाओं का स्थापना किया गया है। भविष्य में इसको सांची के निकट गुलगांव में 5 मेगावाट तक परियोजना स्थापित की जाएगी, जो कि कृषि क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इसके अलावा देख लेते हैं एक सौर ऊर्जा संचालित गांव। इस साल वैसे मुझे लग रहा है PCS में खासकर और UPSC में सौर से लेके ज़्यादा क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसके अलावा आप लोग PCS में भी ध्यान रखिएगा, ये RO में भी ज़रा क्रम देख लीजिएगा कि भारत में जो ऊर्जा उत्पादन और विद्युत उत्पादन होता है उसका तापीय ऊर्जा से क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी से, विंड एनर्जी से, सागरीय एनर्जी से, या फिर जो ज्वार भाटा से, या फिर सोलर एनर्जी से क्या क्रम है। ठीक है, इसका क्रम देख लीजिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का अलग क्रम देख लीजिएगा, टोटल का अलग क्रम देख लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है बनना चाहिए। तो मोढेरा जो क्या है, पहला भारत का 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मोढेरा को पहला सोलर पावर्ड गांव घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है? तो ये है, इसमें कहीं लिखा नहीं है, गुजरात में है शायद ये, हाँ गुजरात। 6 मेगावाट की क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया। किस परियोजना के तहत किया गया इसको? तो सन विलेज परियोजना के तहत इसको सोलराइजेशन ऑफ मधोरा किया गया है। मोढेरा का सौरीकरण किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर गांव बन चुका है। NCERT, सबकी फेवरेट NCERT अब हो गई है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है तो देख लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी डी नोवो संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। NCERT को डी नोवो श्रेणी में डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रदान किया गया है। ठीक है, अब NCERT का जरा फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसमें प्रश्न उठता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देता कौन है आखिर। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी देख लिए कौन है, लेकिन इसको दर्जा कौन देता है? तो आइए चलते हैं थोड़ा पीछे। UGC सभी यूनिवर्सिटियों को यही मान्यता देता है। तो आप एक कॉमन सेंस इसमें लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया जाता है, घोषित किया जाता है। यानी कि UGC सलाह देता है कि ऐसा मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी घोषित किया जाना चाहिए, किसी को स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित किया जाना, जिसके रिजल्ट में सरकार करती है, इसको घोषित करती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसके पहले स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की घोषणा की गई। कौन करता है जरा देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे,
कार्यक्रम जो चला था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसके तहत अगले 5 वर्षों में 2024 तक, जो कि वर्तमान में आ चुका है, पर्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं इसको ज़रा देख लीजिएगा आप लोग। एनवायरनमेंट में जो वायु में तैरते रहते हैं मैटर, इतने छोटे होते हैं कि गिरते नहीं हैं, मतलब कि ऐसे उड़ते रहते हैं, बहुत बारीक होते हैं। तो PM10, इस कार्यक्रम के तहत पर्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक कटौती करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 131 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार की गई है। अब आते हैं सीधे सर्वेक्षण देखते हैं। विभिन्न श्रेणियों में एक श्रेणी फर्स्ट है, देखते हैं विभिन्न श्रेणियों में है। श्रेणी फर्स्ट है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को, तो इंदौर स्वच्छता में भी सबसे आगे है और वायु सर्वेक्षण में भी आगे है। यूपी का आगरा सेकेंड रैंक पे है। फिर महाराष्ट्र ठाणे थर्ड नंबर पे है 10 लाख से ऊपर। श्रेणी 2 है, श्रेणी सेकेंड क्या है, कैटेगरी 2 क्या है, 3 लाख से 10 लाख। उससे नीचे आएंगे तो मुरादाबाद इसमें है और अमरावती फर्स्ट पे है, मुरादाबाद सेकेंड पे है। श्रेणी थर्ड 3 लाख से भी कम पर वाणु हिमाचल प्रदेश और काला अम्ब और अंगुल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इसमें इम्पोर्टेंट आपका ये श्रेणी फर्स्ट वाला शहर है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा यूपी के जो होंगे वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे। श्रेणी 1 10 लाख से शहरों में अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। तो सबसे बेस्ट है आगरा, जिसको रैंक मिली है समग्र रैंकिंग यानी नेशनल लेवल पर रैंकिंग मिली है 2। वाराणसी है सेकेंड रैंक पे यूपी में, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड और फर्स्ट, और यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ। लेकिन नेशनल लेवल पे रैंकिंग क्या है इनकी, तो आगरा का सेकेंड है, वाराणसी का 11 है, गाजियाबाद 12 है और मेरठ 15 है। लेकिन स्टेट लेवल पे रैंकिंग इनकी ये है। अब आते हैं श्रेणी 2 यानी कि 3 लाख से 10 लाख में मुरादाबाद प्रथम स्थान पे है यूपी में, और श्रेणी 3 लाख से कम वाले में रायबरेली जो है प्रथम स्थान पे है यूपी में, और समग्र रूप से फोर्थ स्थान पे है। ठीक है, तो ये हो गई वायु प्रदूषण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण वाला आपका 2023। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको लगा हो कि करंट अफेयर्स में कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जानने समझने पढ़ने का तरीका, या फिर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।